हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेक मॉडल सेट केमिस्ट्री का 2024 का सॉल्व करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। 1260 में जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना को है, ये हमको काउंट करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जो है जितना भी डिजिट रहता है सबको काउंट करते हैं, ठीक है। सिर्फ जीरो अगर आगे में या पीछे में रहेगा जीरो का, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। बीच में अगर जीरो है रहेगा तो हम उसको काउंट करेंगे। यहाँ पर जो है जीरो पीछे में है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, बाद बाकी सब डिजिट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 3 डिजिट है, 1 2 3। तो ये तीनों डिजिट को काउंट करेंगे, जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। यानी टोटल इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 3। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH। अब एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो, इस कंपाउंड्स में C कितना को है? 2 को, तो हम लिखेंगे C2। H कितना को है? यहाँ पर 3 और इधर एक 4, यानी लिखेंगे H4। और O कितना को है? 2 को, तो हम लिखेंगे O2। अब देखो ये सभी 2 से डिवाइड जाएगा ना, कॉमन, तो हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे। सबको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो C कितना को बचेगा? 1 को बचेगा। हाइड्रोजन कितना बचेगा? 2 को बचेगा। ऑक्सीजन कितना बचेगा? 1 को बचेगा, ठीक है। 2 से डिवाइड किए तो ये सब बचेंगे। तो आंसर हो जाएगा ये डी नंबर, CH2O। C 1 को, H 2 को, O 1 को, है ना। ये इस तरह से बचेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इफ यू हैव 300 ml of 1.5 m NaCl, how many ml of 4.5 m of NaCl can you made? तो यहाँ पर जो है ना, वॉल्यूम दिया हुआ है 300 ml NaCl का, ठीक है। इतना मोलर NaCl का। फिर हमको दूसरा वॉल्यूम निकालना है, इतना ml, इतना मोलर NaCl का, है ना। तो इसका एक फार्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहा मेरा M1 का मान, ये रहा V1 का मान, ठीक है। वॉल्यूम है तो V1, ये मोलर है तो M1। अब यहाँ पर मोलर है यानी M2 का मान दिया हुआ है, ml निकालना है यानी V2 हमको निकालना है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? M1 गुना V1, M1 गुना V1 बटे M2, ये हो जाएगा फार्मूला। अब देखो M1 का मान कितना है? 300, तो हम 300 लिख देंगे, गुना V1 का मान कितना है? 1.5, तो 1.5 हम लिख देंगे, बटा M2 का मान कितना है? 4.5, तो हम 4.5 लिख देंगे। अब काट देते हैं इसको, 1.5 और 4.5 को, 15 है। दोनों की जगह सेम जगह पॉइंट है तो हम पॉइंट को नहीं हटाएंगे तो भी चलेगा ना। 15 एकम 15, 15 दिया 45, 3 बचा। अब ये जो 3 हुआ, 3 ऊपर 300 से काट देंगे, 3 एकम 3, 100। अगर हम 300 को 3 से काटेंगे तो 100 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो ध्यान दोगे, जब भी ऐसे सेम सेम दिया रहेगा ना, 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम सब में दिया हुआ है, तो जो जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो सबसे बड़ा होता है एटम्स, ठीक है। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का होता है 11, Au का होता है लगभग 64 शायद, ऐसे कुछ फिलहाल याद नहीं आ रहा है। और इसका Cl का कितना होता है? 17, ठीक है।
क्योंकि हम लोग को जो है एटॉमिक नंबर निकालने के लिए इस ये जो 1 दिया हुआ है 1 ग्राम, उसको डिवाइड करना पड़ता है ये अब मास से, है ना। एयू का मास कितना है, तो उससे डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा ना 1 से। अगर हम इसके मास से डिवाइड करेंगे 1 को तो बहुत छोटा वैल्यू आएगा। वैसे ही सोडियम का मास कितना होता है 23, तो अगर हम 1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा छोटा वैल्यू आएगा। लिथियम का मास कितना होता है 7, तो अगर हम 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा बड़ा वैल्यू आएगा ना। ठीक है, नीचे में जितना छोटा नंबर रहेगा वो उतना बड़ा वैल्यू देगा, है ना, डिवाइड करने पर। और Cl का भी मास कितना होता है 35.5 होता है। 2 Cl है तो 71 हो जाएगा, तो 1 को 71 से डिवाइड करेंगे तो बहुत कम वैल्यू देगा, 0.0 7 ऐसे कुछ देगा, है ना, 0.07। तो 0.01। अब सबसे बड़ा वैल्यू जो है ये देगा, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 35 Br ऊपर में 80। ठीक है, तो हम लोग को पहले क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है ये जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उतना ही होता है इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो यहाँ पर देखो बी नंबर में 35 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा। न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो मास नंबर है ऊपर में 80 दिया हुआ है, 80 में से 35 घटा देना है तो कितना आएगा 45। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर क्या बोला है कि हमको वेवलेंथ निकालना है लैम्डा। इसका फार्मूला क्या होता है, H/mv, है ना, इसका फार्मूला होता है। H का मान होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34, ये होता है, बटा m का मान है 0.1 और वेलोसिटी का मान है 10। तो 0.1 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा, और 1 से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कोई भी चीज़ को डिवाइड करोगे तो वही आएगा, ऊपर वाला ही आएगा। तो ऊपर में जो है वही हो जाएगा आंसर, 6.62 इंटू 10 का पावर -34, है ना, ये वाला आंसर हो जाएगा लास्ट में ऑप्शन डी। ये आगे देखो, आगे क्या है, द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। ठीक है, तो किसका जो है विजिबल रीजन होता है, कौन सा रे जो है वो विजिबल रीजन देता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, यूवी बल्मर जो है यूवी देता है, यूवी रेज, पिफंड, पश्चन और एक आता है ब्रेकेट, ये तीनों इंफ्रारेड देता है, और ये देता है हम लोग का विजिबल रीजन बल्मर, है ना। तो आंसर हो जाएगा बाल्मर सीरीज। अब आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये भी याद रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो साइज को बताता है, एजुमिथल क्वांटम नंबर ये शेप को बताता है। यहाँ पर भी हमको शेप ही बोला है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल का शेप ये बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये याद रखना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन बताता है। तो ये भी हो गया, याद रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का, what is the total number of orbital associated with the principal quantum number n equal to 3। अगर n equal to 3 है तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, इसको याद रखना।
अगर n इक्वल टू 3 है तो l का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, n का वैल्यू l का वैल्यू n का वैल्यू जो है हमेशा l का वैल्यू से बड़ा होता है। ठीक है, तो l का वैल्यू 0 1 2 हो सकता है, क्योंकि n अगर 3 है तो उससे कम का जितना भी l का वैल्यू है वो पॉसिबल हो सकता है। अब हमको पता है 0 जो है s ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है, 1 जो है p के लिए यूज किया जाता है और 2 जो है वो d के लिए यूज किया जाता है। और एक चीज़ हमको पता है कि s के लिए ऑर्बिटल की संख्या 1 होती है, एक ऑर्बिटल बनाते हैं। p के लिए हम लोग का 3 ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, ये थ्योरी क्लास में बता दिए हैं। अब डी के लिए हम लोग का 5 ऑर्बिटल बनाया जाता है, तो हम 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब सबको गिनो, यहाँ पर टोटल है 5, डी में 5, पी में 3 और एस में 1, टोटल हो गया 9। तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। कौन सा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CH4 के साथ। अब कैसे पता करेंगे, देखो C का एटॉमिक नंबर यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 4 गो हाइड्रोजन है तो 4 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 10। अब देखेंगे ये सबका किसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, तो हमको पता है कि Na का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो ये हो जाएगा आंसर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है Na के साथ यानी नियॉन के साथ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सा एलिमेंट इनमें से जो है इलेक्ट्रॉन को जल्दी ले लेता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये याद रखोगे। कौन सा एलिमेंट, Cl। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। Cl जो है लेने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेने की क्षमता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। ठीक है, कौन सा एलिमेंट जो है इनमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। तो इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले Mg का बना लेते हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। सबको पता होना चाहिए, Mg का होता है 12। तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गया 12, 2 8 2, है ना। ये रूल्स है ना, ये हम लोग का क्या रूल्स है, म्यूजिक नंबर 2 8 8 18, ये वाला रूल्स पता है ना, 18 18 32। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बैठाने का नियम है, फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 8, फोर्थ ऑर्बिट में 18, इतना ज़्यादा हम लोग रख सकते हैं, ये याद रखनी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसका ये कर दिए। अब दूसरा क्या है, Mg2+, तो Mg के लिए हम बनाते हैं 2+, मतलब 2 को वो दान दे चुका है। Mg के पास यानी मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 को यहाँ पर दान दे चुका है, तो उसके पास सिर्फ बचा हुआ है 10 गो, पहले में 8 नहीं, पहले में 2, दूसरा में 8। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है हम लोग का 13। तो फर्स्ट में हम लोग का 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में 3 इलेक्ट्रॉन को हम रख देते हैं। इसके बाद आता है एल्यूमिनियम 3+। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, 3 को वो दान दे दिया है, मतलब उसके पास कितना बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है। तो पहले घर में 2, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब हम कैसे पता करेंगे सबसे बड़ा कौन है, पहला हम लोग देखते हैं ऑर्बिट। यहाँ पर देखो 3 ऑर्बिट है, पहला में 2, इसके बाद 8, इसके बाद 2, 3 ऑर्बिट है। यहाँ पर भी देखो 3 ऑर्बिट है एल्यूमिनियम में, 2 8
3। तो ये दोनों ऑर्बिट की संख्या ये दोनों का ज़्यादा है, तो बड़ा होगा यही दोनों, ठीक है। अब बाद बाकी ये दोनों छोटे हैं, जिसके पास 2 ऑर्बिट है वो दोनों छोटे हैं। अब बड़ा ऑर्बिट में मतलब 3-3 ऑर्बिट दोनों का है, तो इनमें से बड़ा कौन है, तो ध्यान रखोगे, ठीक है। जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो साइज में बड़ा होता है। जब ऑर्बिट की संख्या सेम आ जाएगी तो हम देख लेंगे एटॉमिक नंबर जिसका छोटा है वो साइज में बड़ा होता है। तो हमको पता है एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13। तो छोटा कौन है, कम कौन है एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का। तो ये साइज में बड़ा हो जाएंगे, मैग्नीशियम साइज में बड़े हो जाएंगे। अब छोटा कौन सा होगा, या तो Mg2+ या फिर Al3+, ये छोटा होंगे, है ना। बड़ा तो हमको मिल गया Mg, तो ऑप्शन में यही एक ऐसा ऑप्शन है जो बड़ा में Mg दिया हुआ है और छोटा में कौन सा, AlCl3। अब यहाँ पर भी देखो ये दोनों का भी ऑर्बिट सेम है, इसका भी 2 गो ऑर्बिट, इसका भी 2 गो ऑर्बिट, ठीक है। और हम क्या बोलते थे, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है वो जो है साइज में बड़े होते हैं। अब देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम यानी मैग्नीशियम का कम है एटॉमिक नंबर, तो वो साइज में बड़े होंगे। और एल्यूमिनियम का क्या होता है, इसका ज़्यादा होता है, तो ये साइज में छोटे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। तो ये याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये याद रखोगे, ठीक है। ये पी ब्लॉक का है, ये डी ब्लॉक का, और ये एस ब्लॉक का है, और ये एफ ब्लॉक का है। ये याद रखोगे, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 इज। तो BeCl2 का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। BeCl2 मतलब इधर एक Cl इधर एक Cl, तो ये वाला बॉन्ड आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा डाइपोल मोमेंट 0। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। O2 मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 को ऑक्सीजन है तो 8 8 16 हो गया इसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक रूल्स है, इसको याद रखोगे। सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 1s स्क्वायर, फिर सिग्मा 2s स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 2s स्क्वायर। फिर क्या होता है, पाई 2p x स्क्वायर बराबर पाई 2p y स्क्वायर, फिर सिग्मा 2p z स्क्वायर, फिर एंटी सिग्मा 2p z स्क्वायर। अब देखो टोटल कितना था, इलेक्ट्रॉन 16 था, 16 को भरा गया कि नहीं वो देख लेते हैं। यहाँ पर 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14 14 8 2 16 16 को हो चुका है। अब हम लोग का क्या होता है ना, एक गो फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, वो क्या होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग। नंबर ऑफ बॉन्डिंग मतलब जिसके पास वो एस्टर नहीं लगा हुआ है ना। यहाँ पर देखो 2
यहाँ पर तो स्टार लगा हुआ है, उसको छोड़ दो। 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब जहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ लगा हुआ है तो 2 और यहाँ पर 2 4, 4 और यहाँ पर 2 6। तो यहाँ पर हो गया -6। तो 1/2 गुना 10 में से 6 घटाएंगे तो 4, काटेंगे तो 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया हम लोग का 2। ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो वाटर मॉलिक्यूल का शेप याद रखोगे, ये क्या होता है, बेंट होता है। ये इसका याद रखोगे, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन CH4। अगर तुम लोग को मीथेन इथेन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है तो हम शॉर्ट में बताना चाहेंगे। ये CH4 जो है क्या है, एल्केन है। तो एल्केन का जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है। एल्केन का होता है sp3, एल्कीन का होता है sp2 और एल्काइन का होता है sp। ये याद रखोगे, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और अगर नहीं याद रहता है तो हम एक बताते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 ऐसे लिखा जाता है ना। तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसका हाइब्रिड नंबर निकालना पड़ता है। हाइब्रिड नंबर बराबर बाहर में कितना है, 4, तो 4 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। 4 को है तो 4 से गुना करेंगे बटा 2 करेंगे, ठीक है। अगर ऊपर वाला 8 या 8 से छोटा आएगा तो 2 से डिवाइड करना पड़ता है, और उससे बड़ा होगा तो 8 से बड़ा होगा तो हमको 8 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में 8 आएगा बटे 2, सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा। अब ये जो 4 आया, अगर हाइब्रिड नंबर 4 आता है तो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। s 1 गो, p 3 गो, टोटल हो गया 4 गो। ये हो जाएगा आंसर, है ना। अगर यहाँ पर 3 आता, हाइब्रिड नंबर 3 आता तो हो जाता है sp2, s 1 गो, p 2 गो, यानी टोटल 3 गो। इस तरह से हमको याद रखना है। ये एक टेबल होता है इसमें, तो इसको भी याद रख लेना है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर। जितना भी एलिमेंट्स होते हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट में एंथैल्पी कितना होता है, 0 होता है। ये याद रखोगे, ठीक है, सभी का 0 होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल टी जो है वो 0 होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिएक्शन 2Cl gas, Cl2 gas, the sign of del H and del S are respectively। ठीक है, तो del S और del H का, del H और del S का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दोनों गैस में रहेगा ना तो दोनों नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर सॉलिड में रहता तो दोनों पॉजिटिव होता, और सॉलिड लिक्विड होता तो वो क्या हो जाता, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, अगर यहाँ गैस गैस है तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे। और मान लिया इधर साइड में सॉलिड, इधर साइड में गैस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस, तो इधर होता प्लस, इधर होता माइनस। और मान लिया इधर साइड में गैस और इधर साइड में सॉलिड है, तो हम क्या करेंगे, इधर में माइनस और इधर में प्लस, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं ना। अब आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे पूरा करेंगे और 20 को।
नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो 2024 का मॉडल सेट है जेक का, उसको आगे कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 20 तक किए थे, अब पूरा कर लेंगे इसको, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है, द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के लिए हम लोग का क्या होगा, प्रेशर स्पॉन्टेनिटी का बताना है हमको। ठीक है, तो स्पॉन्टेनिटी होने के लिए हम लोग का जो है ये होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बड़ा दिखा रहा है। हम्म, चलो देखते हैं हम। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये हम लोग का आंसर होगा। अब नेक्स्ट, इन द रिएक्शन H इक्वल टू यू प्लस पी वी, यू रिप्रेजेंट, यू यहाँ पर क्या है, तो यू है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी इधर लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आंसर। ये भी याद रखना है। पी हम लोग का प्रेशर है, भी वॉल्यूम, और एच हम लोग का क्या है, हीट है ना। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड ये गैस में होगा। ठीक है, यहाँ छूट गया नहीं, ये भी सॉलिड में है ना। इसके बाद CO2 वो गैस में, ये लिख छूट गया था हम लोग का। अब आगे देख लेते हैं, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द अबव रिएक्शन विल बी। ये जो है इस ऊपर में रिएक्शन दिया हुआ है, उसका हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी Kc निकालना है। तो Kc में हम लोग को पता है कि सिर्फ गैस को लिखा जाता है, सॉलिड और लिक्विड जो है उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अगर रिएक्शन में एक्वस या फिर गैस दिया रहेगा तभी जाके हम उसको Kc में लिखते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरो है, एरो के इस पार वाले को लिखा जाता है, फिर बट्टा में नीचे में इसको लिखा जाता है, रिएक्टेंट को। लेकिन यहाँ पर तो ये तो सॉलिड है तो ये लिखाएगा नहीं, यहाँ पर भी ये भी सॉलिड है, ये भी नहीं लिखाएगा, तो सिर्फ कौन बचा, Ca नहीं CO2 अकेला लिखाएगा। तो CO2 जो है सिर्फ डी नंबर में है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। एसिड में क्या होता है ना, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 गो है, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर सी, ये राइट हो जाएगा। एसिड में बेस अगर पूछता तो एक हाइड्रोजन हटा देते। ठीक है, बेस में एक हाइड्रोजन हटाया जाता है, एसिड में एक हाइड्रोजन ऐड किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ द 0.0001 MHCl। तो इसका एक फार्मूला होता है pH का, pH का एक फार्मूला होता है क्या, माइनस लॉग, और जो ये मोलारिटी दिया हुआ है वो है ना 0.0001
1, ठीक है। अब माइनस log पॉइंट को हटाएंगे ना, तो क्या नीचे कितना जीरो आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 को डिजिट हैं, तो 4 को जीरो आएगा नीचे, है ना। तो उसको हम डायरेक्ट ऊपर में ही लिख देते हैं, 4 का पावर -4, 10 का पावर -4, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है, तो ये हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। 10 का पावर -4, पॉइंट हटाएंगे तो ये आएगा। अब log का प्रॉपर्टीज होता है कि जो पावर होता है वो आगे आता है, तो -4 आगे ले जाएंगे तो ये -4 और यहाँ माइनस जो आगे में है माइनस, उसको मिला करके +4 हो जाएगा। इसके बाद बचेगा क्या, इधर में log 10 बचेगा सिर्फ, और log 10 का वैल्यू होता है 1। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर हम लोग का हो जाएगा ये 4 ना। अब आगे देखते हैं, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन 2H2 गैस, CO गैस, CH3OH ये भी गैस। अब ध्यान दोगे, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टेंट में से किसी को भी बढ़ाएंगे यानी ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड करने बोला है, यहाँ हाइड्रोजन को और बढ़ा देंगे, तो रिएक्शन जो है इधर जाएगा प्रोडक्ट की तरफ, है ना। और इधर साइड का अगर बढ़ाने बोलता तो हम लोग का रिएक्शन इधर होता, रिएक्टेंट की तरफ। तो यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन क्या है, रिएक्टेंट विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट। क्या ये रिएक्ट इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं, इस डायरेक्शन को रिएक्टेंट बोलते हैं, नहीं जा रहे हैं। हम इधर ये वाला बढ़ा रहे हैं, एच बढ़ा रहे हैं, यानी इधर जा रहा है रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आंसर, है ना। क्योंकि हम इधर साइड वाला को बढ़ा रहे हैं तो आंसर इधर साइड वाला बढ़ जाएगा ना, रिएक्शन उधर जाएगा प्रोडक्ट की तरफ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन H2SO4। तो इसका एक निकालने का तरीका होता है, और कुछ लोगों का क्या बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। जैसे कि H का होता है +1, 2 गो है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जिसका निकालना है S का निकालना है तो उसको X मानेंगे। ऑक्सीजन का होता है -2, 4 गो है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 0 देते हैं। अब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इरेजर कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ 2 1 जा 2, यहाँ प्लस x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 4 को तो माइनस साइड आएगा, इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ +2 है, यहाँ -8 है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, x -6 इक्वल टू 0। अब -6 को उस पर ले जाएंगे तो हो जाएगा +6 आंसर, है ना, सॉरी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ डिस लिखा गया है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डिस, DIS, डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। तो कौन सा जो है डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। ये जो है डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी शो नहीं करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब जो ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, है ना, उसको हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का द आईयूपीएसी नेम ऑफ CH3 होल 3 CCl। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो इस तरह से बनेगा, CH3, यहाँ पर C, नीचे में भी CH3 और ऊपर में भी CH3, इधर में Cl, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर।
तो हम लोग का इसको नामकरण करेंगे ना आईयूपीएसी नेम, तो सबसे लंबा चेन को पकड़ना पड़ेगा। तो ये हम पकड़ लिए सबसे लंबा चेन 3 कार्बन वाले। तो 2 को यहाँ ब्रांच मिल रहा है, एक ब्रांच दूसरा ब्रांच, इसको हम कहते हैं मिथाइल और इसको कहते हैं क्लोरीन, है ना। तो मिथाइल एम से शुरू होता है और क्लोरो सी से शुरू होता है। तो सी पहले आता है एबीसीडी में, है ना। ये नोमेनक्लेचर का रूल से पता होना चाहिए, सी पहले आता है, इसीलिए हम इसको पहले लिखेंगे। कार्बन को गिन लेते हैं पहले, 1 2 3। अब 2 नंबर पोजीशन पे दोनों है, क्लोरीन भी है मिथाइल ग्रुप भी है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे 2 क्लोरो, क्योंकि सी पहले आता है तो सी का पहले लिखेंगे 2 क्लोरो, इसके बाद 2 मिथाइल। टोटल कितना कार्बन है, 3, मेन चेन में 1 2 3। तो प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, है ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। बेंजीन में जो है टोटल नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, तो इसको देख लेते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड। जितना भी डबल बॉन्ड होता है ना, वो पाई बॉन्ड कहलाता है। तो ये वाला डबल बॉन्ड में से एक गो बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ, उनमें से एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। यानी टोटल कितना था, 3, 1 2 3। तो पाई बॉन्ड है हम लोग का 3, और सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड 12 गो है, ठीक है। क्योंकि यहाँ इधर में हाइड्रोजन अटैच है, हर कोना में क्या है, हाइड्रोजन अटैच है, 6 कोना में। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखे जाए वो सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, अगला 7 8 9 10 11 12, सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन H2C डबल बॉन्ड O। अब कभी कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड नज़र आ जाएगा ना, तो समझ जाना वो क्या है, sp2 है ना। sp2 का ही होता है हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ डबल बॉन्ड होता है। जहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा उसका sp3 होता है, कार्बन के केस में, ठीक है। दूसरा एलिमेंट्स में नहीं रूल्स अप्लाई करना है ये वाला। अगर कार्बन के केस में कहीं पर भी कार्बन में डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, ठीक है। और नहीं तो इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हो। हाइड्रोजन का बाहर में कितना, 1 होता है, 2 गो है तो 2, प्लस कार्बन का बाहर में 4 होता है, प्लस ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 8 वो वाला बटे 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो 12 बटे में 8, 12 को 8 से भाग देंगे तो 1 आएगा। जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम फिर से 2 से भाग दे देंगे। रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, 4, इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4। तो यहाँ का 1 और यहाँ 2 मिल गया 3, 3 यानी S 1 गो P 2 गो, ठीक है, टोटल 3। तो ये हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम नहीं करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है ना, या तो लॉन पेयर होना चाहिए, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या फिर माइनस चार्ज होना चाहिए, है ना। अब देखोगे ना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, 2 5, यानी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो 3 गो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना इसमें, इसी को हम लोन पेयर कहते हैं। टोटल इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 गो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो हम लोग का 2 गो बचा हुआ है यहाँ पर। तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब प्लस चार्ज वाले वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है।
प्लस चार्ज वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। जिसमें लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज हो वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन के बाहर में, यानी इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 को तो हाइड्रोजन के साथ पार्टिसिपेट किया है, तो और 4 को बच रहा है, 4 को इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर बच रहा है ना, तो ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म फाउंड इन CH3 CH2O CH2 CH3 एंड CH3O CH2 CH2 CH3। तो ये कौन सा आइसोमरिज्म है ये हमको बताना है ना। तो ध्यान दोगे, ये सिर्फ बीच में अगर ऑक्सीजन रहेगा ना दोनों में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटामरिज्म। ठीक है, ये मेटामरिज्म होता है। चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है ना, चेन जो है अलग अलग बनेगा, एक बार सीधा बनेगा, एक बार ब्रांच करके। मान लिया इस 3 कार्बन का एक चेन है या फिर 4 कार्बन का, ये हो गया एक। फिर हम अगली बार हम 4 कार्बन को ही इस तरह से लिखेंगे, एक नीचे लिख देंगे, नीचे यहाँ भी 4 कार्बन है लेकिन पोजीशन अलग अलग है ना, मतलब क्या बोलते हैं, चेन अलग अलग चेन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा चेन आइसोमरिज्म। पोजीशन में क्या होगा? अलग अलग पोजीशन रहेगा। जैसे कि मान लिया डबल बॉन्ड में CH3 यहाँ पर, अच्छा यहीं पर हम दे देते हैं, मान लिया एक में एक बार यहाँ पर डबल बॉन्ड था। ठीक है, अब अगला चेन कार्बन चेन में हम क्या कर रहे हैं? डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिए इस पार में, तो ये जो पोजीशन बदल गया डबल बॉन्ड का, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, या फिर कोई भी चीज़ जिसका पोजीशन बदलता है तो उसको हम बोलेंगे पोजीशन आइसोमरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमरिज्म किसे कहेंगे? 2 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच हैं तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म, है ना। फंक्शनल ग्रुप पता है ना कौन कौन से होते हैं? OH CHO CO COOH, है ना, वो सब। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का द सब्स्टिट्यूएंट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन इज। ठीक है, तो कौन सा जो है हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हम नहीं ये कर सकते, इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ठीक है, यानी यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। इसका मिथाइल का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है ना, ये हो गया CH3, ये इसको भी मिथाइल ही बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप का ही है। तो यहाँ पर कहीं पर भी लॉन पेयर नहीं बचता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो हम कहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। बाकी एक्स मतलब हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप में तो बहुत सब में इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर में, और CN में भी यहाँ N में जो है लॉन पेयर बचता है। 3 गो तो कार्बन के साथ पार्टिसिपेट किया है लेकिन 2 गो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ रहता है इसका, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है, यानी हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ये क्या होता है ना, मार्कोनिकस रूल होता है, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस। नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैच होता है? जहाँ कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन कहाँ पर है? बीच वाला कार्बन में, और ये हाइड्रोजन कहाँ ऐड हो जाएगा? यहाँ पर, है ना। तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाता है CH3 CH, ये ब्रांच में Br आ जाएगा, फिर इधर बन जाएगा CH3। ठीक है, CH2 था, एक हाइड्रोजन आएगा तो CH3 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 नंबर, 1 2 3 को कार्बन हो गया ना। अब देखो 2 नंबर पे ब्रोमीन है, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 केल्विन
गिव्स। अगर हम इथाइन में वाटर ऐड करेंगे और इसके प्रेजेंस में, तब क्या होगा ना, ध्यान दोगे। जब इथाइन में वाटर ऐड करोगे या तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या फिर एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, तो ये एल्डिहाइड है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे यहाँ पर 400 से ज़्यादा करेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा, ठीक है, सेम रिएक्शन में। टेम्परेचर अगर ज़्यादा कर देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। हालांकि यहाँ 400 से कम है टेम्परेचर, तो ये एल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या ज़रूरी कंडीशन है, तो ये सभी होगा, ठीक है। ये सभी कंडीशन होना ज़रूरी है। प्लेनरिटी होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, जो रिंग रहेगा इस तरह से, जैसे कि बेंजीन रिंग है, इसमें क्या पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, यानी डबल बॉन्ड जो है क्या होना चाहिए, उसका लोकेशन जो है अल्टरनेट में होना चाहिए, और हुकेल्स रूल फॉलो होना चाहिए, ठीक है। हुकेल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यही हुकेल्स रूल होता है, ठीक है। इतना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n का मान 0 से लेके फुट करते जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, होल नंबर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है CH3Cl+2Na+Cl इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। ये ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, CH3 और 2NaCl वो बाहर निकल जाएगा। दिस रिएक्शन इज नॉन एज, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखोगे, ओर्ज रिएक्शन, है ना। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ओर्ज रिएक्शन, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का। इंडक्टिव में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का यह होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। रेजोनेंस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसके चलते डबल बॉन्ड भी अल्टरनेट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। इस तरह से होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ का डबल बॉन्ड हटाएंगे तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे यहाँ आगे में, फिर यहाँ से आगे जाएंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन को जंप कराया जाता है यहाँ पर, है ना, डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। हाइपर कंजुगेशन में भी मान लिया ये ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कराना है इलेक्ट्रॉन को, तो ये हाइपर कंजुगेशन हो गया। डी में क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को की यहाँ ज़रूरत नहीं है ना, तो ये डिस्टिलेशन हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 गिव्स CH3CH2OH, ठीक है। अगर हम CH3CH2OH को रिएक्शन कराएंगे, क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी को निकाल देंगे बाहर, है ना, इसके प्रेजेंस में, ठीक है। H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम कराएंगे, पानी को निकालना है ना, सिंपल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी को निकालना। तो यहाँ से हम OH को निकालेंगे और आगे वाला से एक OH को निकालेंगे, तो C कितना को बचेगा, C 2 को बचेगा। H कितना को बचेगा, यहाँ आगे वाला कार्बन में 2 कार्बन बचा हुआ है, पीछे वाला कार्बन में 2 कार्बन, यानी टोटल 4 कार्बन बचा हुआ है ना। और यहाँ का OH और यहाँ आगे वाला का H मिलके डिहाइड्रेशन हो गया, यानी वाटर निकल गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर समझ नहीं आया है तो कोई चीज़ कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे समझाने की। थैंक यू।